तो अभी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन का नाम मीर जाफर दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद चलाया गया ऑपरेशन मीर जाफर। पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जुटाई गई थी जानकारी। पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर जारी है ऑपरेशन मीर जाफर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर है। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, तारिक नाम का यह शख्स है, जासूस के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। और देविंदर सिंह जासूस नंबर 5। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है। पहलगाम अटैक के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। मीर जाफर पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटाई गई है और पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन मीर जाफर जुटाया गया है। कर्नल साहब, जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये नाम दिया गया है, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जरा ये भी बात कर लें इस पर भी। जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर सवाल किए गए, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस गिरफ्तार किए गए। ये समझने वाली बात है। देखिए, हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी कर रहे थे ये। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे सभी जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बताएं कि फोन, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी की जा रही थी। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में भी थे सभी जासूस। और आपको यह भी बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान में उन इलाकों का दौरा करने की भी जानकारी है जहां पर पाकिस्तान की आम आवाम तक नहीं पहुंच सकती। बाकायदा पुलिस ज्योति को वहां पर सिक्योरिटी देती थी और ये सब होता था आईएसआई के इशारे पर। तो ये आप तस्वीरें साथ साथ देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए की गई जासूसी का पता लगाया जा सके, इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। ज्योति पर आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। बाकायदा पाकिस्तान में रहकर किस तरीके से वीडियो बनाना है, वीडियो में क्या दिखाना है, कौन सी फोटोज भेजनी है और किस तरह की जानकारी स्टैब्लिश करनी है इन वीडियोज और फोटोज में, इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी। और ज्योति मल्होत्रा दावा इस बात का किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये तमाम जानकारियां, चाहे खुफिया जानकारी हो या फिर सेना से जुड़ी जानकारी, ये सब पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। और जैसे ही गजाला ने ज्योति का नाम उगला, हरियाणा की हिसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ज्योति का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालना शुरू किया। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और ट्रैवल ब्लॉगर हैं। मतलब वो अपनी यात्रा के वीडियो यूट्यूब समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। आखिरी बार वो मार्च में पाकिस्तान गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान लगातार वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में थी। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। हरियाणा की हिसार पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तान में ज्योति कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी मिली थी। पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीजें पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके अलावा हिसार पुलिस ने देर रात ज्योति के घर जाकर छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने कुछ दस्तावेज जब्त किए। तो कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन मीर जाफर को लेकर हम बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कर्नल साहब कि हम ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन मीर जाफर चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मीर जाफर की ग्रेविटी क्या महसूस होती है जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ इसका नाम लिया जाता है? दूसरा, हमें ऑपरेशन मीर जाफर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि नाम बताता है और जैसा हम इतिहास अच्छी तरह जानते हैं कि मीर जाफर की वजह से ही प्लासी का युद्ध हारा गया था और उसके बाद अंग्रेजों का शासन इस देश में काबिज हुआ था। तो घर का भेदी लंका डाय वाली कहानी है और ज़रूरी है कि घर के भेदी जो हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर चलाया जा रहा है, यानी कि उसकी गंभीरता उस लेवल की है, उस लेवल पर सरकार गंभीर है और
कुरेद कर खोद कर जहाँ जहाँ ये लोग छुपे होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको बेनकाब किया जाएगा और देश की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और सरल क्या हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी देखा कि हरियाणा के 6 और पंजाब के 8 ये स्टेट्स, इन यहाँ से लोगों का पकड़ा जाना, और ज्योति मल्होत्रा, आमतौर पर ऐसा हमने देखा है कि हनी ट्रैप में, जैसा आप थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि पुरुष आते हैं, एक महिला को इस तरीके से टारगेट करना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के बारे में क्या बता रहा है? देखिए, अगर ये पूरे के पूरे जो लोग हैं, शायद 14 जो पकड़े गए हैं, इसमें देखा जाए तो शायद 12 मुसलमान हैं, एक हिंदू है और एक सिख है। तो इस तरीके की डेमोग्राफिक बनावट है इस पूरे लोगों को जो पकड़े गए हैं। मेरे ख्याल से इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, शायद यही है। और पाकिस्तान ने जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, इसीलिए मेजॉरिटी जो जासूस पकड़े गए हैं वो मुस्लिम पकड़े गए हैं। और फिर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है जो कि हनी ट्रैप्ड है, और एक सिख लड़का पकड़ा गया है। उसके बैकग्राउंड में मैं नहीं गया कि वो कैसे इसमें फंसा, लेकिन जो भी मैंने ट्विटर पे पढ़ा समझा कि वो करतारपुर गया था और वहाँ पर उसको ल्योर किया गया। और इन सब के पीछे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, इन सब के पीछे पैसा एक बहुत बड़ा पैसे ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो पैसा और ये चीज़ें जो चली हैं उससे ये लोग जो है ये इस पूरे चंगुल में फंस गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। कम्युनल वायलेंस की जब हम बात करते हैं और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों की बात करते हैं, क्या स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखकर टारगेट किया गया होगा कि वो ट्रैवल ब्लॉगर है और इसलिए आसानी से उसको हम सामने रखकर यहाँ पाकिस्तान बुलाकर और वापस भेज सकते हैं साजिश को अंजाम देने के लिए? दूसरी चीज़ ये है कि ये सब अगर हो रहा था तो आपको कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत लैप्स रह गया किसी भी एंड पे? हाँ, अब अदरवाइज देखा जाए ट्रैवल ब्लॉगर है, महिला है, हिंदू है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट सी पिक्चर पेश करता है। इसमें आपको कुछ प्रथम दृष्टि आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगता, नॉर्मल लगता है कि ठीक है, अपना बच्चा मेहनत कर रहा है, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता है और इट्स कूल। बट जब उसकी तह में गए और जब और जानकारियाँ प्राप्त हुई, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ज्योति मल्होत्रा को उन जगहों पर जाने की इजाज़त दी गई जहाँ पर आम पाकिस्तानी भी नहीं जा सकता, और पुलिस की प्रोटेक्शन ज्योति मल्होत्रा को मिलती थी, तो उससे क्लियर कट हो जाता है कि आईएसआई और पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज्योति मल्होत्रा से कुछ नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा था। और ज्योति मल्होत्रा काफ़ी करीब है। ज्योति मल्होत्रा ने मरियम नवाज का भी इंटरव्यू ले लिया। तो एक नॉर्मल सी यूट्यूबर और अचानक से वो मरियम नवाज का भी इंटरव्यू ले लेती हैं, पाकिस्तान एम्बेसी भी जाती हैं, और फिर उसके फ़ोन जब पकड़ा गया है ज्योति मल्होत्रा का, तो दानिश का नाम भी उसने हिंदू नाम रख के सेव किया हुआ था, जट रंधावा। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो ये सवाल पैदा हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी लगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका संपर्क दानिश एंड गैंग से काफ़ी रहा। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का ज़माना है, तो आप को लग रहा है कि आप शायद बच जाएंगे या आपको कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन ये गलत फहमी है। और ये पकड़ी गई तो पाकिस्तान जो चाह रहा था कि इनका इनोसेंस का फ़ायदा, इनके धर्म का फ़ायदा लेकर एक बहुत अच्छा एक कवर मिलेगा, तो वो कवर बहुत आसानी से एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये ओवर एक्सपोज रही पाकिस्तान के अंदर, उससे शक ज़्यादा पैदा हो गया। लेकिन अगर हम ज्योति रंधावा के केस को देखें और इसके अलावा जैसा कि आपने और भी बाकी लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अब की बार पहलगाम अटैक में जो अटैक का तरीका था कर्नल साहब, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों में रहे हैं, आमतौर पर जिस तरीके से अटैक्स होते थे पहलगाम में वैसा अटैक नहीं हुआ था अब की बार धर्म पूछा, देखा कि खतना हुआ है या नहीं हुआ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। आमतौर पर ये तरीका टेररिस्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में तो कम से कम अपनाया नहीं जाता था। ये किस तरह का माइंडसेट है वहां पर, ये अटैक करना, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों का नाम सामने आना? सिर्फ और सिर्फ ये जो कारकर्दगी रहेगी
धर्म पूछ लिया, कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते ये पूछ लिया। यही साबित करता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादी थे। ये सिग्नेचर बड़ा बड़ा पाकिस्तान का दिखता है इसमें। आसिम मुनीर ने कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी डेस्टिनी अलग है, हमारा मुस्तकबिल अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं और हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो आसिम मुनीर का ऐसा कहना, फिर लश्कर तौबा का एक मशहूर आतंकवादी, उसका एक स्पीच सुन लीजिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके बाद दिया गया नाम उसका मेरे दिमाग से उतर रहा है, और फिर ये आतंकवादी हमला हो जाना। और तीनों चीज़ों में, आतंकवादी हमले में, उस पीओके के अंदर दिए गए वो लश्कर तौबा के जो आतंकी लीडर है उसकी जो तकरीर, और आसिम मुनीर का जो बयान या जो आसिम मुनीर की तकरीर, सब में एक ही चीज़ दिखी, एंटी हिंदू, हिंदू हेट, एंटी इंडिया। तो ये बहुत आसानी से ये कड़ियाँ जोड़ी जा सकती हैं। तो इसीलिए ये वाला जो हमला हुआ कश्मीर के अंदर इस बार, वो बिल्कुल अलग था और उसमें बहुत क्लियरली पाकिस्तान की छाप नज़र आ रही थी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। वहां के तमाम पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो ज्योति मल्होत्रा के फोटोज के साथ हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तानी पुलिस का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे और क्या ये बात पुख्ता नहीं करती है कि किसी न किसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रहे और कुछ ना कुछ बड़ी साजिश थी? पहलगाम आतंकी हमले में भी ज्योति का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल साजिश थी, और इसीलिए जब पाकिस्तानी उसके समर्थन में खड़े हैं तो इसका मतलब कि भारत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस सही दिशा में है। और जी हाँ, पहलगाम में भी गई थी मैडम फरवरी के महीने में, जब खूब बर्फ़ गिरी हुई थी, और उन्होंने जो तस्वीरें वहाँ खिंचवाई और जो वीडियो बनाए, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लोग उसको भी एक रैकी से जोड़कर देख रहे हैं। और तो ये अभी जब पूछताछ हो रही है और पूछताछ के जब नतीजे निकलेंगे तो सामने आएगा कि क्या पहलगाम ये जेन्युइन ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए गई थी या इसके पीछे कोई रैकी वाला मकसद था। इवन इफ अगर हम जेन्युइन ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए करने साथ पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जैसी अगर कंट्री हम चुनते हैं, तो क्या पाकिस्तान जाना, वहां पर ट्रैवल के सारे इंतजाम करना और जिन जिन जगहों पर ज्योति मल्होत्रा पहुंची, ये सारे इंतजामात अगर एक आम आदमी करना चाहे तो क्या आसान है? किस तरीके से वहां पर पहुंची, ये सारे मीन्स, क्या इन पहलुओं पर भी जांच होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे घूमने, ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ढंग की जगह जाके ब्लॉगिंग करेंगे कि पाकिस्तान में करेंगे? क्योंकि आम आदमी आमतौर पर डर जाता है पाकिस्तान का नाम डर के अलावा वहां पे कुछ है ही नहीं ऐसा। वहां पे क्या करेंगे ब्लॉगिंग करके? वहां पे ऐसा क्या है जो आपको वहां पे ब्लॉगिंग करने की आवश्यकता है? और जो कटाक्ष राज और ये सब मंदिर में गई और ब्लॉगिंग करी, वो तो वहाँ के मुसलमानों ने भी खूब करी हुई है ब्लॉगिंग और उस तरीके का वो करा हो। तो आपने वहाँ जाके क्या ऐसा हासिल कर लिया? तो वो बड़ा अटपटा लगता है। और अगर ब्लॉगिंग ही करनी है तो आप अच्छी जगह जाइए, नेपाल जाइए, भूटान जाइए, आप श्रीलंका जाइए। अब आप पाकिस्तान जा रही हैं, शुक्र है आप बांग्लादेश नहीं गई अभी तक। तो ये और दुश्मन मुल्क हैं, वहाँ पे आप उसको एक अच्छी लाइट में प्रेजेंट कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपका क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों कर रही हैं ये? और जब तह में जाते हैं तो पता लगता है कि दानिश आपके बॉयफ्रेंड हैं, तो उससे और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ प्यार में उठाया गया कदम होगा या लालच भी होगा इसके पीछे? क्या देखिए, पहले तो प्यार व्यार तो हो गया होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर इसमें फंस गई होंगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर आपके पास अगले के हाथ में कुछ ऐसे सबूत हाथ आ जाते हैं तो आपको ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके फिर कार्रवाई करी जाती है। अब इस वाले केस में क्या हुआ है ये पुलिस की जांच में निकलेगा पता। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके ये संपर्क में थी और नाम बदल कर थी, जिसका साफ मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं, ऑपरेटिव्स हैं, खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। और पर्सोना नॉन ग्राटा अगर हम आपसे समझना चाहें कर्नल साहब, देखिए, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है कि ये अब हमारे इलाके में रहने के काबिल नहीं है,
इनको यहाँ पे ग्रांट नहीं दी जा रही है कि आप, इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप यहाँ रहिए और आप निकल जाइए। जनरली ये सफ़ीर और सिफारत खाने की भाषा है, डिप्लोमेसी की भाषा है। और क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है तो आप उनको पकड़ नहीं सकते, आप पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देते हैं और उनको देश निकाला दे दिया जाता है। क्योंकि इस दानिश कैरेक्टर की जो गतिविधियां थी ये संदिग्ध थी और ये इस तरीके की जासूसी खेल में पूरी तरह से लिप्त था। और जब जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में पता लगा तो जाहिर सी बात है उसको पर्सोना नॉन ग्राटा ही डिक्लेयर किया जाएगा। जी, दानिश जैसे लोग इतनी आसानी से एक्टिव हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, क्या इस पर नजर नहीं रखी जाती? मतलब इतनी आसानी से दानिश ने ज्योति को हनी ट्रैप का में इस्तेमाल किया और उसके बाद ये सारी चीजें करवा ली गई और उस पर आरोप तो इस बात का भी कि घूस ले लेकर वो पासपोर्ट बनवा दिया करता था, काम करवा दिया करता था। तो ये सब अगर देखा जाए तो हो तो नाक के नीचे ही रहा था सरकार के। अब देखिए इसको कैसे मॉनिटर करें सर? सबसे पहले तो ये समझिए कि देखिए कितने हजारों की तादाद में भारत की मुस्लिम लड़कियों ने पाकिस्तान में शादी करी है। अब उनको वीज़ा चाहिए होता है, अपने माँ बाप से मिलने आना है, तो वीज़ा दिलाना वगैरह और ये सारी चीज़ें कार्रवाई करना, तो इसमें जहाँ भी इनका रोल होता है तो ये पैसे ले लेते हैं। वही काम करता था वो और ऐसे लोगों के संपर्क में था वो। तो ज़्यादातर जो इसके एसेट्स थे ये घूस लेने वाले, उन्हीं को इसने आगे मॉडिफाई करके और जासूस बना दिया। जो नूह की कहानी है वो ऐसे ही है। वो नूह का जो लड़का पकड़ा गया है वो पहले घूस अरेंज करवाता था दानिश के लिए और मिडिल मैन का काम करता था। और जो इसका हैंडलर था रामपुर में, उसी ने फिर बाद में बोला कि भाई अब ये काम हो गया है, अब आप बड़ा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये इस तरीके की कार्रवाई करता था और पकड़ा गया। आमतौर पर हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे तरीके जो देश हैं हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां पे थोड़े से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं या कह लें कि जो दुश्मन देश हैं हमारे, वहां पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उन पर नजर रखी जाती है। ज्योति खुलेआम सब कुछ कर रही थी, उसके बाद अनडिटेक्टेड कैसे रह गई? इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, आतंकी हमले के पहले वो पहलगाम जाती है जो कि लगता कम है कि कोइंसिडेंस होगा, फिर भी ज्योति कैसे नहीं आई रेडार पर? हाँ, ये बिल्कुल सवाल जायज़ है कि रेडार पे क्यों नहीं आई। इनफैक्ट जो भी कोई पाकिस्तान जाता है उसका फ़ोन मॉनिटर ना हो ये मेरी समझ से परे है, उसकी गतिविधियाँ मॉनिटर ना हो ये मेरी समझ से परे है। और अगर वो मॉनिटर नहीं हुई, फ़ोन उनके मॉनिटर नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है। और इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग मॉनिटर करने का जिनको जिम्मा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जाना चाहिए। और ज्योति कई बार पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के अलावा वो उसने चाइना भी विजिट किया था। आपको लगता है कि कोई कनेक्शन ज्योति के बार बार पाकिस्तान विजिट और चाइना विजिट का और उसके बाद ये जो आतंकी हमला हुआ, कुछ हो सकता है? भाई अगर आप बार बार पाकिस्तान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं और दोनों के दोनों दुश्मन मुल्क हैं, तो क्या बिल्कुल अब इसका संपर्क इसका पहलगाम से है कि नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर संदर्भ है कि ये दुश्मनों के साथ थी और उनके साथ भारत के खिलाफ खेल रही थी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम ज्योति मल्होत्रा के कर्नल साहब इनकम सोर्स की बात करें तो नॉर्मली व्लॉगिंग, वीडियो, सोशल मीडिया ये होना चाहिए। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनका बैंक बैलेंस और उनका जो आय स्रोत है वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। इसका मतलब कहीं से तभी तो फंस गई वो। जब मैच नहीं करेंगी, जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक्टिविटी मैच नहीं करेगी तो तभी तो आप फंस गए, तभी तो शक हुआ। और आपसे कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करवाया जा रहा था जिसकी वजह से आपको मोटी रकम मिल रही थी। और जैसा आपने बोला कि जिस तरीके के उनके ट्रैवल्स रहे हैं और उसमें पैसा खर्च होता है और आपकी आय से ज़्यादा, जो घोषित आय है उससे ज़्यादा आपका खर्चा ट्रैवल पे हो रहा है, तो शक तो पैदा होगा ना। दानिश जैसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान उच्चायोग में बैठा है और कितना आसान है ऐसे लोगों पर नकेल कसना, कार्रवाई करना, ये समझ। देखिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है और
जो कार्रवाई की जा सकती है वो भारत ने कर दी है, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है दानिश को। जी हाँ, वो तो चला गया है यहाँ से, तो उसके खिलाफ तो और कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो भी मॉड्यूल है उसको पकड़ा जाए, उसको ध्वस्त किया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे कितने और मॉड्यूल हैं उनका भी पता लगाना बहुत आवश्यक है। ज्योति मल्होत्रा से एनआईए पूछताछ कर रही है, 100 से ज्यादा सवाल दागे गए हैं। जब सवालों की फहरिस्त की बात करते हैं कर्नल साहब, और अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना होता, क्योंकि आपने भी आतंकियों के साथ आमने सामना आपका बहुत हुआ है, बहुत आपने इन्वेस्टिगेट किया, कौन से ऐसे कुछ सवाल हैं, अगर मैं 5 सवाल पूछूं जो आप सीधे सीधे ज्योति से पूछना चाहेंगे बिना इस बात की परवाह किए कि वो महिला है या पुरुष? देखिए, एक तो फ़ोन का, उनके जो मोबाइल का फ़ोन का पूरा टेक्निकल एनालिसिस हो गया होगा, और उससे उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली होगी, और उस जानकारी को कोरैबोरेट करने के लिए सवाल बनाए गए होंगे। बहुत सारे सवाल दानिश के साथ उसके किस तरीके के पर्सनल संबंध थे उसके बारे में होंगे, और जब दानिश के पर्सनल के साथ जो पर्सनल संबंध हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और जब वो घेरे में आ जाती है, तो फिर दायरा बढ़ाया जाएगा, और उस बढ़े हुए दायरे के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर किस किस से मिलना हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, और फिर वो दायरा जो है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो जैसे जैसे वो इन सवालों के जाल में जब वो फंसती जाएगी, तो तैसे तैसे वो जाल की जकड़ भी मजबूत होती चली जाएगी और दायरा भी बढ़ता चले जाएगा। तो ये 100 सवाल इस तरीके से बने होंगे, सवाल से सवाल निकले होंगे, और 100 और मेरे ख्याल से शायद उससे भी ज़्यादा होंगे, 100 तो बोलने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।